हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इस बुक से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड मैं 21 पार्ट्स में वीडियो आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वक्त हमारा चल रहा है कुमाऊं में चंद राजवंश। ठीक है, तो लास्ट जो हमारी वीडियो आई थी पार्ट 21, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों ने चंद राजवंश कुमाऊं में चंद राजवंश से हमारा स्टार्ट हुआ था, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सोमचंद और थोरचंद के बारे में पढ़ा था कि इस चंद राजवंश के संस्थापक कौन है। तो सभी जो जितने भी प्रमाण इसमें दिए गए थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने की थी। उसके बाद सोमचंद के बाद यहाँ पर सोमचंद कौन सी शताब्दी में यहाँ पर को आए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण कर रहा था और उसने कन्नौज पे जब आक्रमण किया था, 12वां आक्रमण वो यहाँ पे कर रहा था, यानी कि 1018 में। तो 1018 से 1027 के बीच में यानी कि 11वीं शताब्दी में उसका यहाँ पर को आगमन माना जाता है। यानी कि 11वीं शताब्दी में ही सोमचंद यहाँ कुमाऊं में आया और उसने चंद्रवंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद कौन कौन से राजा आए और उन्होंने यहाँ पर को शासन किया। ठीक है, लास्ट जो हमारी वीडियो चल रही थी उसके अंतर्गत हम लोग ज्ञानचंद के बारे में हम लोगों ने जाना कि ज्ञानचंद के 1365 में उसका 1365 से 1420 ईस्वी तक उसका राज्य उसने राज्य किया यहाँ पर को। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, उसके संग उसके कैसे संबंध थे। ठीक है, उसने उसको एक गरुड़ की उपाधि से उसको विभूषित किया था। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद कौन कौन से नरेश यहाँ पर को राजगद्दी में बैठे, तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने इसके अंतर्गत विक्रम चंद के बारे में पढ़ा और भारती चंद्र के बारे में पढ़ा, भारती चंद्र के पवाड़ों के बारे में और वीरांगना भागा दौनियान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इनके बाद फिर हम लोगों ने महाराजा धीराज कल्याण चंद देव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कल्याण चंद देव जो उनके पुत्र थे रुद्रचंद के बारे में। ठीक है, रुद्रचंद गद्दी में कब बैठा था, 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक का 1565 ईस्वी में रुद्रचंद गद्दी में बैठा था। ठीक है, तो आज हम रुद्रचंद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको मतलब बहुत डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा और साधारण सी भाषा में इसमें लिखा गया है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग को चैनल पर जाकर उन लोगों को उन सारी वीडियोज़ को देख लेना है। ठीक है, और अपने नोट्स भी तैयार कर लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रुद्रचंद्र। बालो कल्याण चंद्र के पश्चात रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र कौन, जो हमने पढ़ा था ना कल्याण चंद्र। ठीक है, कल्याण चंद्र किसके बाद गद्दी पर बैठा था, भीष्म चंद्र के बाद गद्दी पर बैठा था बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, तो एक बार मैं यहीं पर से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर हम रुद्रचंद्र स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का प्रीवियस वाला थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, कीर्ति चंद्र के बाद प्रताप चंद्र, ताराचंद्र, मानिक चंद्र, कल्याण चंद्र एवं पूर्ण चंद्र व भीष्म चंद्र क्रमशः राजा बने। ठीक है, कलपानी गाड़ भेटा पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र में जिस महाराजा धीराज श्री चंद्र कल्याण चंद्र देव का नाम आया है वह भीष्म चंद्र का उत्तराधिकारी था। ठीक है, यानी कि कल्याण चंद्र किसका बेटा था, भीष्म चंद्र का बेटा था। और उसने भीष्म चंद्र द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र का जीर्णोद्धार किया था और नरी पांडे को भेजा में जमीन दी थी। इस ताम्रपत्र की तिथि 1545 ईस्वी है, जिससे ज्ञात होता है कि वह 1545 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद उसका यशस्वी पुत्र रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा। ठीक है, कीर्ति चंद्र का समय काल कितना है राजगद्दी पे, कितने टाइम तक उसने राज्य किया था, उसने 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है, गद्दी पे बैठा था वो, मतलब उसने शासन किया था। उसके बाद रुद्रचंद्र आया तो भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराजकुमार कहा गया है। ठीक है, संभवतः किशन चंद्र युवराज काल में ही स्वर्ग सिधार गया होगा, या फिर क्या हुआ होगा, रुद्रचंद्र ने जोर जबरदस्ती से उसको हटाकर गद्दी हथिया ली होगी। बालो कल्याण चंद्र ने मनकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में मिलाकर चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाई। ठीक है, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने पहुंचाई थी, कल्याण चंद्र ने। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि चंद्र राजवंश में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी, कल्याण चंद्र ने करी थी। ठीक है, और मनकोट के उपरेती व पंतों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा ले गया।
ठीक है। चंपावत में झीझाड़, सेला खोला आदि गांवों के दीवान जोशियों को उन्हीं गांव नामों पर अल्मोड़ा में बसाया। इसके अलावा अन्य समस्त कर्मचारियों को भी चंपावत अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, जो जिससे हम रुद्रचंद्र के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल्याण चंद्र ने क्या किया था, अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करी थी चंपावत से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे रुद्रचंद्र। बालो कल्याण चंद्र के पश्चात रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका समय 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी के मध्य ठहरता है। वह दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा मतलब चंद नरेश था जिसके संबंध अकबर के संग अच्छे थे या फिर समकालीन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो कौन था, रुद्रचंद्र था। तो रुद्रचंद्र प्रारंभ में 1565 से 1587 तक तो एक स्वतंत्र राजा बन के रहा, पर 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि पहले तो उसने स्वतंत्र होकर राज किया, वहाँ पे किसी के भी अधीन होकर राज नहीं करना, मतलब स्वतंत्र होकर राज करना। ठीक है, लेकिन 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि अब अकबर के अधीन रहकर वो राज्य करता था। उसके समय में हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, एक हुसैन खान था जिसने क्या कर लिया था, उत्तराखंड के तराई वाला जो क्षेत्र था उसमें उसने कब्जा कर लिया था। यानी कि रुद्रचंद्र का मतलब उसमें अधिकार नहीं रहा था। तो जो उत्तराखंड का यानी कि कुमाऊं का जो तराई वाला क्षेत्र था वो हुसैन खान ने कब्जा कर लिया था। फलतः उसके बाद क्या हुआ, इसके कारण रुद्रचंद्र को तराई पर हमला करना पड़ा। ठीक है, अपना जो क्षेत्र था उसको वापस लेने के लिए उसको वहाँ पे हमला करना पड़ा। तराई पर अधिकार कर उसने आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना की। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की, रुद्रचंद्र ने की। ठीक है, इस खुशी में उसने अकबर को तिब्बती याक, जिसे झप्पू कहते हैं, कस्तूरी, हिरणों की खालें आदि भेंट की थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो राजा थे वो उनको शिकार करना बहुत प्रिय था, शिकार और आखेट करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो रुद्रचंद्र जो कि शिकार की कला में काफ़ी निपुण था, तो उसने क्या किया था, एक तिब्बती याक, झुप्पू और कस्तूरी हिरणों की खालें अकबर को भेंट की थी, क्योंकि अकबर की वजह से ही उसने तराई वाला क्षेत्र अपना वापस ले पाया था, क्योंकि उसके अधीन वो अकबर के अधीन रहकर वो वहाँ पर को राजा था ना। तो मुगल बादशाह ने उसे 84 माल परगना का फरमान दे दिया। यानी कि मुगल बादशाह यानी कि अकबर ने अब क्या करा, अब उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई है, मतलब अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छे संबंध, मधुर संबंध हो गए हैं। तो उसने रुद्रचंद्र ने अकबर को अपने यहाँ से तिब्बती याक और कस्तूरी हिरणों की खाल वगैरह भेंट करी। तो मुगल बादशाह ने भी उसे क्या करा, 84 माल परगना को फरमान में दे दिया। 84 माल परगना क्या होता है, जैसे कुमाऊं क्षेत्र के जो ऐतिहासिक प्रशासनिक इकाई थी एक प्रकार से, ठीक है, उसका उल्लेख मध्यकालीन इतिहास में मिलता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि यानी कि 84 माल परगना मतलब कि 84 गाँवों की संख्या, यानी कि 84 गाँवों का जो समूह था वो उसको दे दिया था। क्या करने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए, यानी कि राजस्व वसूल करने के लिए और शासन करने के लिए उसको 84 गाँवों का समूह जो था उसको दे दिया था। यानी कि किसने, अकबर ने दे दिया था, किसको, रुद्रचंद्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अल्मोड़ा में मल्ला महल उसी का बनाया हुआ है। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है एक जगह, तो वो किसने बनाया है, रुद्रचंद्र ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार रुद्रचंद्र ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था भी स्थापित करी। उसने क्या करा, रुद्रचंद्र ने एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है, इसके लिए उसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के उसमें एग्जाम में आ सकता है कि धर्म निर्णय नामक पुस्तक किस चंद शासक ने लिखी है, रुद्रचंद्र ने लिखी है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके प्रशासनिक संबंधों का अंकन किया गया है। ये भी आ सकता है, धर्म निर्णय, रुद्रचंद्र द्वारा लिखित धर्म निर्णय पुस्तक के अंतर्गत किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके प्रशासनिक संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण जो रसोइया होते थे की भांति कुमाऊं में भी ऊंचे चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई गई। यानी कि जैसे गढ़वाल में
सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था, उसी प्रकार कुमाऊं में भी क्या करा, ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई रुद्रचंद्र द्वारा। तो उसमें चौथानी ब्राह्मण की एक मंडली बनाई गई। चौथानी ब्राह्मण क्या होते हैं, जैसे चौथानी शब्द का संबंध है चौथ यानी कि चौथे भाग से माना जाता है। ठीक है, आपको पढ़ के ही शब्द से ही समझ में आ रहा है, चौथानी यानी कि चौथा भाग। ठीक है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते थे कि ब्राह्मण राजस्व या उपज का चौथा हिस्सा प्राप्त करते थे। ये जो ब्राह्मण थे वो राजस्व या उपज का चौथा हिस्सा प्राप्त करते थे, इसीलिए इनको चौथानी या फिर चौथ या चौथानी कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण और ये क्या था इनका, ये किसके लिए नियुक्त किए गए थे, जैसे राजाओं द्वारा इन्हें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और प्रशासनिक सहयोग के लिए इनको रखा गया था, और उसके बदले में इनको भूमि या अनुदान दिए जाते थे। ठीक है, और ज़्यादातर ये लोग क्या कार्य करते थे, मंदिरों में पूजा का कार्य करना, जैसे संस्कार यज्ञ संस्कार करना और धार्मिक कार्य करना, राजकीय कार्यों में सहयोग देना, तो इस तरीके के कार्य इनको सौंपे गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मणों की मंडली बनाई गई जो परस्पर विवाह करते थे, यानी कि संस्कार वगैरह, जैसे कोई भी संस्कार हो गया, जैसे विवाह संस्कार हो गया है ना, जननी संस्कार हो गया, तो ये सारे यज्ञ वगैरह करना, धार्मिक जो भी कार्य होते थे ये इनके द्वारा करवाए जाते थे। ठीक है, और नीचे पचबड़िए तिथानी व उनके बीच और व उनके नीचे हलिये या पतलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए थे। ठीक है, तो मतलब इससे नीचे कैटेगरी वाले भी ब्राह्मण हुआ करते थे वहाँ पर को। उसी समय में गुरु पुरोहित वैद्य पौराणिक रईस बखरिया राजकोली पहरी बाजदार भजनिया टमटा ताम्रपत्रों के निर्माता व उत्कीर्ण तो आदि पद निर्धारित किए गए, यानी कि ये सभी पद भी वहाँ पर को निर्धारित किए गए थे, जितने यहाँ पर को नाम दिए गए हैं ना, कि गुरु पुरोहित वैद्य पौराणिक सईस राजकोली पहरी बाजदार भजनिया टमटा आदि पद भी निर्धारित किए गए। सईस साहू और रंत गली के लिए गांव गांव में दस्तूर निर्धारित किए गए थे। दस्तूर यानी कि कुछ कर के रूप में उनको कुछ देना, यानी कि भुगतान देना। ठीक है, इनको सईस साहू और रंत गली के लिए गांव गांव में दस्तूर निर्धारित किए गए थे, यानी कि उनको क्या दिए जाते थे, भुगतान दिया जाता था। ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया था। ठीक है, ओले जब आपको पढ़ते थे तो उसके लिए भी थाली बजाने वाले ब्राह्मण रखे गए थे, उनके लिए भी गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए थे। मतलब क्या करते थे गांव वाले, मतलब जो उनको भुगतान देंगे उनके कार्यों के लिए, तो क्या करते थे, उनको अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था, यानी कि कोई भुगतान कर के रूप में या नगद रूप में कोई भुगतान नहीं दिया जाता था, बल्कि अनाज दिया जाता था। जैसे कभी गेहूं या फिर धान वगैरह उनको भुगतान के रूप में दे दिया जाता था, तो उसे दस्तूर कहा जाता था। अनाज का छठा भाग गाँवों में वसूल कर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों का कार्य निर्धारित था। घरों में सेवा कार्य के लिए छयोड़ियाँ रखवाई थी। घरों में जो सेवा कार्य करते थे ना, घर का जो अंदर का काम होता था, उसके लिए भी उन्होंने कुछ लोग निर्धारित किए थे। वो लोग कौन थे, छयोड़ या छयोड़ियाँ कहा जाता था उनको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, छयोड़ या छयोड़ियाँ चंद्रवंश में किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो घरों में सेवा कार्य करने के लिए छयोड़े या फिर छयोड़ियाँ। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ घरों में सेवा कार्य ही नहीं करते थे, बल्कि कृषि में भी थोड़ी बहुत मदद करते थे। जैसे कि कभी घर का कार्य कम हुआ या कुछ हुआ, तो उनको कृषि में अगर खेतों में काम ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर भी ये लोग अपनी सेवाएं देते थे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था, छयोड़े या फिर छयोड़ियाँ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। से समस्त सामान्य जनता का नाम पौड़ी 15 रखा था। पौड़ी 15 यानी कि सामान्य वर्ग में इनको रखा था, जो बचे हुए लोग थे। नाई कुम्हार दर्जी लोहार आदि शिल्पियों के लिए भी अनाज के रूप में दस्तूर की व्यवस्था थी। जो नाई कुम्हार दर्जी लोहार जो ये काम करते थे, इन चीज़ों का काम करते थे, तो उनके लिए भी क्या था, अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था, यानी कि नकद में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता था, रुपये पैसे वगैरह नहीं ना देकर उनको अनाज वगैरह दिया जाता था। ठीक है, जो ये कार्य करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद के पास एक अच्छी खासी सुसंगठित सेना भी थी, जो प्रायः राजा की रक्षार्थ राजधानी में रहती थी। रक्षार्थ राजधानी क्या होती है, कि ऐसी जगह राजधानी बनाई थी उसने जहाँ पर को क्या कर सके, वो अपनी राजधानी मतलब स्थान ऐसा चुना था जहाँ पर से कोई दुश्मन उस पर हमला ना कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर को जो सैनिक थे वहाँ पर को उसने तैनात किए हुए थे, मतलब अपनी जो सेना थी वहाँ पर को तैनात की हुई थी अपनी राजधानी के पास। युद्ध काल में उसके रजवार और ठक्कुर यानी ठाकुर अपने आदमियों को लेकर उसके साथ युद्ध में जाते थे। त्रिमल चंद के समय गड़यूड़ी उसका ठाकुर था, जिससे विजयोपरांत जमीन रौथ यानी पुरस्कार में मिली थी। सीरा यानी कि डीडी हाट से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें जिससे ज्ञात होता है कि उसने सीरा को मल्लों से पूर्णतः विजित कर उसमें अपना आधिपत्य कायम किया और पूरे सीरा मंडल परगने की भूमि को विधिवत बंदोबस्त किया। ठीक है, किससे प्राप्ति किया था उसने सीरा,
सीरा को मल्लों से पूर्णतः विजित कर लेता। मल्लो कौन? जो नेपाल के नरेश होते हैं, मल्लवंशी, ठीक है। वहाँ पर को सीरा में किसका आधिपत्य था पहले? जो नेपाल के जो नरेश थे उनका आधिपत्य था, उनको मल्लवंशी कहा जाता था। तो उनसे भी उन्होंने, रुद्रचंद्र ने क्या करा था, अपना सीरा वाला जो क्षेत्र था वो भी जीत लिया था और पूरे मंडल में भूमि की विधिवत बंदोबस्त किया था। रुद्रचंद्र की भूमि संधों में प्रत्येक गांव व उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का उल्लेख मिलता है। सीरा की विजय के फलस्वरूप अस्कोट, दरमा व जौहार भी उसके अधिकारों में आ गई। ब्यास चौदांश की घाटियां पूर्ववत जुमला राज्य के अधीन बनी रही। ब्यास चौदांश कहाँ पर को है? ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है। ये है आपका जो भारत तिब्बत चीन, मतलब भारत और नेपाल का जो सीमा वाला क्षेत्र है, ठीक है। भारत, चीन और नेपाल की जो सीमा वाला क्षेत्र है वो यहीं पर को है, बयास चौदांश वाला, ठीक है। तो ये वही घाटियां हैं जहाँ पर को नेपाल के संग और चीन के संग सीमा लगती है भारत की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा रुद्रचंद्र और बाज पालन विद्या। राजा रुद्रचंद्र जो था वो बाज पालने का काफ़ी शौकीन था। बाज क्या होता है? एक पक्षी, ठीक है। पहले से आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो उसमें राजा लोग जो होते थे वो लोग बाज पालने के बड़े शौकीन होते थे। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। बादशाह अकबर राजा रुद्रचंद्र की शिकारी समता का कायल था और वे आपस में घने मित्र थे। अकबर ने रुद्रचंद्र को अपनी अदालत में व्यक्तिगत हाजिरी लगाने की छूट दे रखी थी, जो कि एक अधीनस्थ राजा के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, ठीक है। अधीनस्थ राजा कौन होता है? जो किसी बड़े राजा के अधीन रहकर शासन करता है किसी क्षेत्र में, ठीक है। ये मैं आपको कई बार आगे बता चुकी हूँ। अधीनस्थ राजा, कहीं पर को अधीनस्थ राजा मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, कहीं पर सामंत मिल जाएगा, कहीं पर को आपको मांडलिक राजा मिल जाएगा। तो उन तीनों का मतलब यही है कि किसी बड़े राजा के अधीन रहकर किसी क्षेत्र में शासन करना। तो राजा रुद्रचंद्र और अकबर की मित्रता थी, आपस में घने मित्र थे। तो राजा जो बादशाह अकबर जो थे, तो वो रुद्रचंद्र की जो शिकारी जो क्षमता थी उसकी बहुत अच्छा लगता था उनको, और उनको व्यक्तिगत रूप से उनके दरबार में आने जाने में कोई रोक टोक भी नहीं थी। तो एक अधीनस्थ राजा के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था। रुद्रचंद्र जो स्वयं कुशल शिकारी था, वह बाज पालने के विषय में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। वास्तव में उस समय बहुत कम विशेषज्ञ थे जो इस विषय में कुछ लिख पाते। डॉक्टर मोहन चंद्र के अनुसार यह स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि अकबर के काल में बाज पालन एक लोकप्रिय खेल था और अबुल फजल ने आईने अकबरी में अपने समय के बाज पालन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल मुगल काल के विद्वान और इतिहासकार और लेखक थे, यानी कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आईने अकबरी, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या लिखा है? प्रशासन के बारे में लिखा है, अर्थव्यवस्था, सेना, समाज आदि के बारे में इन्होंने विस्तृत रूप में वर्णन किया है। तो आईने अकबरी में अपने समय के बाज पालन का विस्तृत विवरण इसमें प्रस्तुत किया है इन्होंने। किसने? अबुल फजल ने। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए कि अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है? आईने अकबरी। रुद्रचंद्र शिकार की कला में प्रवीण थे और बाज पालन में सिद्धहस्ता का वर्णन सैनिक शास्त्र नामक पुस्तक में उल्लेखित है। तो रुद्रचंद्र ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? सैनिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत उन्होंने बाज पालन की सिद्धहस्ता का वर्णन किया है, ठीक है। बाज पालन के बारे में सारी जितने भी बारीकियां हैं वो सारी इस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखी हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि रुद्रचंद्र द्वारा लिखित जो पुस्तक है सैनिक शास्त्र, उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? उसमें बाज पालन की सिद्धहस्तता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अकबर स्वयं भी बाज पालन में बहुत लगाव रखता था और दोनों आपस में निकटस्थ मित्र थे, ठीक है। जो ऊपर भी ये लिखा हुआ था, तो आपस में क्या थे? रुद्रचंद्र और अकबर मित्र थे। आगे बढ़ते हैं। बाज जो कि एक प्रिय पक्षी है, वो आनुवंशिक नाम फैल्कोनाइडे है, ठीक है। बाज का आनुवंशिक नाम क्या है? फैल्कोनाइडे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाज के बारे में कुछ डिटेल दी गई है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। बाज जो कि एक प्रिय पक्षी है, उसका आनुवंशिक नाम फैल्कोनाइडे है, जिसके अंतर्गत लगभग 40 प्रजातियां आती हैं, ठीक है। ये आप नोट करते जाइएगा। ये विश्व के सभी महाद्वीपों में सिवाय अटलांटिक अंटार्कटिका में भी फैले हुए हैं। बाजों के पास असाधारण शक्ति होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर को थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर को लिखा है ना, ये विश्व में सभी महाद्वीपों में सिवाय अंटार्कटिका में भी, यानी कि सभी महाद्वीपों में है, यानी कि अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती होंगी, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना कि क्या है इसका। उदाहरणतः एक विशिष्ट प्रजाति की दृष्टि शक्ति सामान्य मनुष्य से 2.6 गुना अधिक होती है।
पेरेग्राइन नामक प्रजाति की उड़ान औसतन 200 मील यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा उन्हें पृथ्वी के तीव्रतम उड़ने वाले प्राणी का दर्जा प्रदान करती है। ठीक है, पेरेग्राइन नामक प्रजाति की उड़ान। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करते जाइएगा। उनमें से एक बाज पक्षी की रफ्तार, ठीक है, पेरेग्राइन नामक प्रजाति की जो उड़ान होती है वो 200 मील प्रति घंटा होती है और उन्हें पृथ्वी के तीव्रतम उड़ने वाली प्राणियों का दर्जा प्रदान करती है। और उनमें से एक कौन है? बाज पक्षी है, जिसकी रफ्तार कितनी है? 390 किलोमीटर प्रति घंटा आगे गई है। यह गति उसकी तब तक होती है जब वह किसी उड़ती हुई चिड़िया को हवा में ही पकड़ लेता है। बाज शक्ति व साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, और भारतीय साहित्य में उन्हें शिकार के उद्देश्य से प्रशिक्षित किए जाने के प्रसंग आते हैं। इसने भारत में सांस्कृतिक इतिहास में विशेष महत्व प्राप्त किया है। महाभारत में कबूतरों को बाज का भोजन बताया गया है। 12वीं व 13वीं शताब्दी में बाज पालन एक खेल के रूप में लोकप्रिय हो गया था, लेकिन बादशाह अकबर व कुमाऊं के राजा रुद्रचंद्र ने इसकी लोकप्रियता व महत्व को खेल के रूप में स्थापित किया। बाज पालन को वन्य पक्षियों का उनके प्राकृतिक वास स्थलों में प्रशिक्षित बाजों के शिकार करवाने वाले पक्षी कहा गया है। इस प्रकार प्रशिक्षित बाजों से शिकार करवाने को डॉकिंग या हॉकिंग खेल कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है इसको, यानी कि प्रशिक्षित बाजों से शिकार करवाने वाले खेल को क्या कहा जाता है? डॉकिंग या हॉकिंग खेल कहा जाता है। ठीक है, मध्यम हॉकिंग यानी बाज पालन और लघु वन्य जीवों व पक्षियों का शिकार करना मध्यकालीन उच्च वर्ग का प्रिय खेल माना जाता था और इसके उत्तराखंड में प्राचीन भूतकाल में गहरी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह रुद्रचंद्र जो था बाज पालन का काफ़ी शौकीन था और उत्तराखंड में इसके बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध कवि बिहारी ने अपने एक दोहे में बाज की आलोचना करते हुए लिखा है, यानी कि वो बाज की आलोचना करते हैं, यानी कि प्रसिद्ध कवि बिहारी इसको सही नहीं मानते। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि बाज पराए पानी परितु पंछिनु न मारी, स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी। तो वो क्या कह रहे हैं कि बिहारी जी ने ऐसा क्यों कहा, मतलब उसकी आलोचना क्यों करी? क्योंकि अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि दूसरी जाति यानी मनुष्य के स्वार्थ पूरे करने के लिए बाज तू अपनी बिरादरी के प्राणियों यानी कि पक्षियों को मारता है, जबकि इसमें तो तेरा कुछ स्वार्थ भी नहीं है और यह कार्य भी अशुभ यानी कि पाप कर्म है। ठीक है, बेकार तू अपना श्रम ऐसे जाति द्रोही कार्य में लगा रहा है। यह बात बिहारी जी ने अर्थपूर्ण तरीके से तब कही थी जब राजा शाहजहां की ओर से हिंदू राजाओं से युद्ध कर रहा था। तब राजा जय शाह को उसके धर्म विरोधी गद्दारी की ओर ध्यान दिलाने के लिए यह बात कही गई थी। तो राजा जयसिंह कौन था, पहले ये जान लेते हैं। जयसिंह था परमार वंश का राजा था। ठीक है, जब गढ़वाल में परमार वंश का शासन था तो परमार वंश का राजा था। ठीक है, तो इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? इसका शासनकाल 15वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। गढ़वाल में इसकी राजधानी थी राजा जयसिंह की। तो इसका जो संबंध यहाँ पे बताया गया है शाहजहां के साथ, तो इसका कोई पारिवारिक संबंध नहीं था यहाँ पर को। ठीक है, जो कवि बिहारी ने बताया है ना कि जैसा शाहजहां की ओर से हिंदुओं से युद्ध करता था तो कोई मित्रता की वजह से इसके साथ नहीं देता था वो। दरअसल उस समय क्या होता था कि जो उत्तराखंड मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र था, उत्तराखंड का जो क्षेत्र था, उस वहाँ के जो राजा थे वो मुगलों के क्या करते थे, मुगल जो राजा थे उनके मतलब अपने सैनिकों को उनके साथ मतलब एक राजनीतिक और कूटनीति की एक संबंध था, राजनीति और कूटनीति का संबंध था, जिस वजह से ये जैसा उनके संग क्या करता था, हिंदुओं राजाओं से युद्ध करता था, यानी कि कोई मित्रता की वजह से नहीं करता था, यहाँ पारिवारिक कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जैसे पहले हम लोगों ने रुद्रचंद्र और अकबर बादशाह के बारे में पढ़ा ना, लेकिन इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि ये दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसा और शाहजहां मित्र नहीं थे, एक राजनीति या कूटनीति की वजह से जो संबंध था बस उतना ही था। ठीक है, तो इस बात में व्यंग करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि तुम क्या हो, एक बाज पक्षी की तरह हो, जो क्या करता है, मनुष्य के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी ही बिरादरी के पक्षियों को क्या कर देता है, मार देता है, यानी कि मनुष्य को खुश करने के लिए अपनी ही बिरादरी के पक्षियों को मार देता है। तो तुम भी उसी बाज के पक्षी की तरह हो, जो अपनी ही हिंदू धर्म होते हुए भी तुम हिंदुओं से युद्ध करते हो एक मुगल बादशाह के लिए। ठीक है, तो उसने कवि बिहारी ने उनको जैसा को व्यंग करते हुए कहा है कि तुम धर्म विरोधी गद्दार हो, इस तरह इस और उसको उसकी ध्यान दिलाने के लिए ये बात कही है। ठीक है, कवि बिहारी ने। तो अब आगे बढ़ते हैं। राजा रुद्रचंद्र एक क्या था, राजनीतिक ही नहीं थे, वह संस्कृत के महान विद्वान भी थे। उन्होंने एक स्थापित लेखक की
भी लेखक की ये भूमिका नहीं निभाती, बल्कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ठीक है। उन्होंने सैनिक शास्त्र पुस्तक लिखी थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताया था मैंने। सैनिक शास्त्र किसकी द्वारा लिखी गई है? ये रुद्रचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और इसके अंतर्गत क्या किस बात का वर्णन किया है? उन्होंने बाज पालन की सिद्धहस्ता के बारे में, मतलब उनके बाज के बारे में सारी डिटेल्स दी है कि वो बाज का खाना पीना कैसा रहता है, क्या चीज़ें वो खाता है, कैसे मौसम में वो रह सकता है, कौन सी जलवायु, कौन सा पर्यावरण उसके लिए लाभदायक है, प्रशिक्षण के दौरान उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी इस बुक में, किसमें, सैनिक शास्त्र में सारी मेंशन की है, सब कुछ लिखा है उसने, रुद्रचंद्र ने। और किस में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने सैनिक शास्त्र पुस्तक लिखी है, जो शिकार व बाज पालन पर संस्कृत में अद्वितीय कर्म है। इस ग्रंथ का संपादन व अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। लिखी तो गई है ये संस्कृत में, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। और 1910 में प्रथम बार रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। एम हरप्रसाद शास्त्री जो उपाध्यक्ष थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के, तो उन्होंने क्या किया था? इसका संपादन भी किया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था, ठीक है। तो आप लोगों को दो भाषाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। लिखी तो ये गई थी संस्कृत में, संस्कृत के साहित्य में थी, ये संस्कृत में थी। और इसका अनुवाद किस में होता है? अंग्रेजी में हुआ था। किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने, जो किसके उपाध्यक्ष थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। इसको डॉक्टर मोहन चंद ने 1982 में पुनर्प्रकाशित किया और इसमें शिकार के विषय में युगों से चली आती हुई कला के विषय में महत्वपूर्ण परिचय भी जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुद्रचंद्र का सैनिक शास्त्र संस्कृत साहित्य की एक अद्वितीय रचना है, ठीक है। ये आप सब नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। डॉक्टर मोहन चंद बताते हैं कि इसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 7 अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 में विषय तथा इसकी संस्कृति और प्रासंगिक पहलुओं का परिचय दिया गया है, ठीक है। अध्याय 3 में शिकार की कला और उसमें इस कला के विभिन्न तरीकों की प्रणालीगत रूप से व्याख्या की गई है, ठीक है, इस बुक के अंतर्गत। अध्याय 4 और 5 में बाज पालन, बाजों के विभिन्न प्रकार, उनका प्रशिक्षण, उनके शिकार के तरीके, उनके विभिन्न भौगोलिक लक्षण, उनका भोजन, उनकी भोजन की मात्रा, उसमें उन्हें विभिन्न स्थानों पर पालन का विश्लेषण, उन पर मौसम का प्रभाव, उनके रोग और उनका उपचार आदि के विषयों में वर्णन किया गया है। लेखक ने विभिन्न प्रकार के बाजों को 2 वर्गों में बांटा है। कौन से 2 वर्ग हैं? एक तो गहरी आंख वाले बाज हैं और एक दूसरी पीली व लाल आंख वाले बाज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाज पालन एक अंतर्राष्ट्रीय खेल रहा है और बाजों का प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण कला भी है, ठीक है। तो मध्यम स्वरूप में बाजों का प्रशिक्षण और पालन यूरोप में क्रूर तरीके से किया जाता था। मतलब यूरोप की हमको बात बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग रुद्रचंद्र बाजों का पालन किस प्रकार करता था उसके बारे में बताया गया। तो मध्यम स्वरूप में बाजों का प्रशिक्षण यूरोप में बहुत क्रूर तरीके से किया जाता था। उसे अस्थायी रूप से अंधा बना दिया जाता था। इससे उसकी आंखों को सुई और धागे से सिलकर बंद करके प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि बाज की आंखों को सुई धागे से सिल दिया जाता था, ठीक है। कहाँ? यूरोप में ऐसा होता है। तागे के अंतिम छोर को उसके सिर के ऊपर बांध दिया जाता था ताकि प्रशिक्षक उस तागे को खींच कर व छोड़कर उसकी आंखों को खोल व बंद कर सके, ठीक है। तो ये बहुत क्रूर तरीका है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। यह माना जाता है कि अस्थायी रूप से अंधा बना दिए जाने से अन्य पक्षियों व छोटे जानवरों के शिकार के लिए प्रशिक्षित करना सरल हो जाता है। लेकिन रुद्रचंद्र के प्रशिक्षण व पालन के तरीकों में ऐसी क्रूरता के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके अनुसार प्रशिक्षक का पहला कार्य बाज के साथ मधुर संबंध बनाना होना चाहिए तथा पक्षी में इस प्रकार आत्मविश्वास भरना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पक्षी की आंखों और कानों को कपड़े से 5 दिनों के लिए ढक दिया जाता था ताकि वह देख व सुन ना सके। 5 दिनों के बाद प्रशिक्षक अंधेरे में उस कपड़े को खोलता और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे एक दिए में हल्की रोशनी में खोली जाती थी और ठंडे पानी से धोई जाती थी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को दोहराने से पक्षी को प्रशिक्षक के प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी प्रशिक्षक द्वारा ताकि क्या हो, पक्षी क्या करे, प्रशिक्षक पर विश्वास करने लगे। अध्याय 6 में बाज की उड़ान का प्रकरण और इससे प्राप्त आनंद का वर्णन है और विभिन्न स्थानों व दिनों के लिए इस उड़ान को आयोजित किया जाता है। अंतिम 7वां अध्याय शिकार से उत्पन्न थकान को दूर करने के विषय में है। जैसे राजा व उसके सहायकों को किसी छायादार स्थान में विश्राम करना चाहिए, घोड़ों व बाजों को भी छायादार स्थान पर रख देना चाहिए तथा इस बीच राजा के सहायकों ने आपस में खेल के दौरान उपलब्धियों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। राजा अपने सहयोगियों को उनकी सफलताओं के लिए प्रशंसित करे और विश्राम के दौरान अच्छे संगीत और गायनों से उनका मनोरंजन किया जाए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर तक पढ़ा है। इसके आगे हम लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मीचंद कौन था? रुद्रचंद्र का बेटा था। यानी कि रुद्रचंद्र की मृत्यु हो गई थी 1597 ईस्वी में और उसका छोटा पुत्र जो था लक्ष्मीचंद वो गद्दी में बैठा था। तो अगली जो वीडियो आएगी वो लक्ष्मीचंद के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना?
कि अकबर और बादशाह अकबर का और रुद्रचंद्र का आपस में कैसा संबंध था, एक मित्रता वाला संबंध था। और दोनों ही किसमें रुचि थी, दोनों की बाज पालन में काफ़ी रुचि थी। और बाज पालन के बारे में रुद्रचंद्र ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है, कौन सी किताब उसने लिखी है रुद्रचंद्र ने, तो ये हमने सब जाना है आज की उसमें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।